पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल में वोट को लूट का आरोप लगाया। भवानीपुर में भारी बारिश के बीच देर रात सखावत मेमोरियल गर्ल स्कूल के स्ट्रांग रूम में वो पहुंची। सीएम ने ईवीएम से छेड़खानी का आरोप लगाया। स्ट्रांग रूम में करीब 2.5 घंटे रहने के बाद बाहर निकलकर ममता बनर्जी ने कहा कि स्ट्रांग रूम में गुजरात के लोग मौजूद हैं, हम चाहें तो अभी 10,000 लोगों को जमा कर सकते हैं। साथ ही ममता ने कहा कि टीएमसी के एजेंट को परेशान किया गया, उन पर केस करने की धमकी दी गई। ममता ने केंद्रीय बल पर स्ट्रांग रूम में जाने से रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि कैंडिडेट होने के नाते उन्हें अंदर जाने का अधिकार है। भवानीपुर स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। स्ट्रांग रूम के बाहर भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता जमा हो गए और टीएमसी की गाड़ियों की आवाजाही को रोकने की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में कुछ लोग स्ट्रांग रूम में आई कुछ लेकर और इसीलिए टीएमसी की गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस बीच बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नारेबाजी भी हुई। सीएम ममता से पहले कोलकाता में चौरंगी के खुदीराम अनुशीलन केंद्र में बने स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के नेता कुणाल घोष और शशि पांजा ने ईवीएम से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए धरना दिया। शशि पांजा ने एक सीसीटीवी वीडियो दिखाते हुए कहा कि सभी दलों के एजेंट्स की गैर मौजूदगी में बीजेपी और चुनाव आयोग के लोगों ने ईवीएम को खोलने की कोशिश की। टीएमसी के धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही बीजेपी तपस रॉय भी कार्यकर्ताओं के साथ स्ट्रांग रूम पहुंच गए, जिसके बाद बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नारेबाजी हुई। कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामे के बाद चुनाव आयोग का जवाब आया। चुनाव आयोग ने किसी गड़बड़ी से इनकार करते हुए कहा कि ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित हैं, वहां किसी तरह का नियम नहीं टूटा है और कोई बाहरी अंदर नहीं गया है। अगर टीएमसी को किसी तरह की आपत्ति है तो वो शिकायत करे, पब्लिक में तमाशा ना करे। चुनाव आयोग के मुताबिक पोस्टल बैलेट के लिए स्ट्रांग रूम अलग है और स्ट्रांग रूम में काम से पहले इस सभी दल के एजेंट्स को ईमेल के जरिए सूचना दी गई थी। कोई एजेंट नहीं आया तो इसमें आयोग क्या कर सकता है। 4 मई को बंगाल और असम समेत 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के चुनाव नतीजे आने हैं। अब काउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम चरण में है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए क्यूआर बेस्ड फोटो आईडी सिस्टम की शुरुआत की गई है। काउंटिंग ड्यूटी में शामिल अधिकारियों और चुनाव एजेंट्स के लिए क्यूआर कोड वाले फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। इन पहचान पत्रों की जांच 3 स्तर पर होगी। मकसद काउंटिंग सेंटर्स पर अवैध लोगों की एंट्री रोकना है। कलकत्ता हाईकोर्ट से टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने काउंटिंग को लेकर टीएमसी की मांगों को खारिज कर दिया है। टीएमसी ने वोटों की काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों को लगाने पर आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की थी कि हाईकोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर और असिस्टेंट बनाने के फैसले की वैधता को बरकरार रखा। कहा कि ऐसी नियुक्ति चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र है और गैर कानूनी नहीं है। बंगाल चुनाव पर आए करीब सारे एग्जिट पोल ने बीजेपी की प्रचंड जीत का अनुमान लगाया है। टुडेज चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को 192 सीटें दी हैं, तो वहीं टीएमसी को 100 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बंगाल में बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत है और टुडेज चाणक्य ने बंगाल में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री का अनुमान लगाया है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में असम में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 102 सीटें मिल सकती है, तो वही कांग्रेस 23 सीटों तक सिमटती हुई नजर आ रही है। एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। असम में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में एलडीएफ को 64, यूडीएफ को 69, तो वहीं बीजेपी अलायंस को 60 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक डीएमके के खाते में 125 सीटें जा सकती हैं। एआईएडीएमके को 45 और टीवीके को 63 सीटें मिल सकती हैं। ममता बनर्जी ने उन तमाम एग्जिट पोल्स को खारिज कर दिया है जो बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बना रही है। काउंटिंग से पहले मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि तृणमूल चौथी बार सरकार बना रही है। ममता ने 226 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि मां, माटी और मानुष की सरकार बनने जा रही है। केंद्र सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी बंगाल में लगा दी, लेकिन इन सब के बावजूद तृणमूल जीत रही है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र मजदूर दिवस के अवसर पर रखा गया है। इसे आधिकारिक तौर पर मजदूर दिवस को समर्पित बताया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें सरकार विश्वास प्रस्ताव लाकर बहुमत साबित कर सकती है। इसका मकसद एक बार फिर बहुमत साबित करके ऑपरेशन लोटस को नाकाम करना और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को संवैधानिक स्थिरता देना है। दरअसल आपके 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। हैदराबाद में एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया।
आग लगते ही पूरे गोदाम में ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। गोदाम का गेट बंद होने की वजह से आग बुझाने में कोई देरी हुई, तो वहीं फायर कर्मियों ने गेट तोड़कर आग बुझाई। गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ क्षेत्र में एक डीसीएम टेम्पो और एक ऑटो की आमने सामने टक्कर हो गई। तेज रफ्तार होने की वजह से यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो में बैठे लोग हवा में उछलकर बाहर गिर गए। हादसे के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तो वहीं यूपी के आगरा में हत्या के आरोप में पत्नी और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जन्मदिन पार्टी के दौरान शराब में सल्फास देकर ससुराल आए शख्स की हत्या कर दी गई। 4 महीने बाद एफएसएल की रिपोर्ट में सल्फास से मौत की पुष्टि हुई। शादी के बाद से पति और पत्नी में विवाद चल रहा था। जन्मदिन पर ससुराल गया युवक, जहां शराब में सल्फास मिलाकर उसकी हत्या की गई। युवक की हालत बिगड़ने पर अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने कोर्ट के आदेश पर थाने में दर्ज शिकायत करवाई है। तो वहीं पुलिस की पूछताछ में पत्नी और ससुर ने हत्या की बात भी कबूल की है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में साइबर ठगों की गिरफ्त में फंसी महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। साइबर ठगों की ओर से महिला को लगातार धमकियां दी जा रही थी। साइबर ठग क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर महिला को लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। कभी पैसे की डिमांड तो कभी घर वालों को हानि पहुंचाने का दबाव बना रहे थे और आखिरकार महिला ने मानसिक दबाव के चलते पंखे से लटक कर जान दे दी। महिला के अंतिम संस्कार के दौरान ठगों के फोन आने के बाद घर वालों को असलियत पता चली, जिसके बाद महिला के पति की शिकायत पर पुलिस साइबर ठगों के खिलाफ जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विरोध की अजीबोगरीब तस्वीर आज सामने आई है। निलंबन के विरोध में टावर पर बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर चढ़ गया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। पुलिस के आने के बाद जूनियर इंजीनियर के साथी टावर के पास जमा हो गए और निलंबन वापस लेने की मांग कर नारे लगाने लगे। इंजीनियरों के मुताबिक बिना किसी उचित प्रक्रिया के जूनियर इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इंजीनियरों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए विभाग प्रमुख से मौके पर आकर निलंबन की वजह बताने की मांग की है। एमपी के छिंदवाड़ा में बिन दुल्हन बारात वापस लौट गई। जब दुल्हन ने जयमाला के मंच पर दूल्हे की जगह प्रेमी के गले में वरमाला डाल दी और अपने प्रेम संबंध को उजागर कर दिया। दुल्हन की वरमाला डालने के बाद पास में मौजूद लोगों ने प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी और इस दौरान दुल्हा शादी से इनकार करते हुए बारात वापस लेकर चला गया। बताया जा रहा है कि लड़की ने अपने घर वालों को प्रेम संबंध के बारे में बता दिया था, लेकिन परिवार वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह फिक्स कर दी। अब दूल्हा पक्ष ने लड़की वालों पर सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने का भी आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में दिल्ली नगर निगम की टीम डिमोलिशन ड्राइव चला रही है। दिल्ली नगर निगम के मुताबिक अभी हत्या के 2 आरोपियों के घरों पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल होली वाले दिन उत्तम नगर में तरुण नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी और इस दौरान दिल्ली पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अब दिल्ली नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण को लेकर 2 आरोपियों पर शिकंजा कस दिया है। आरोपियों की प्रॉपर्टी पर निगम की टीम हथौड़ा चला रही है। गुजरात की सूरत में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया उन्हें। दरअसल वेसू इलाके में रात में लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। बाइक सवार बदमाशों ने सोसाइटी में घुसकर लड़कों से सुल्तान नाम के शख्स के बारे में पूछताछ की। लड़कों ने अनजान होने की बात कहने पर बदमाशों ने चाकू और कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। हमले में कई लड़के घायल हो गए। घटना को लेकर सोसाइटी के लोगों ने पुलिस में दर्ज कराया मामला, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए हमले में शामिल 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। तमिलनाडु के डिंडीगुल में पलानी मुरुगन मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है। तेज आंधी और बारिश में मंदिर के एक शेल्टर की छत गिर गई, जिससे 18 श्रद्धालु घायल हो गए। तेज आंधी और बारिश में शेल्टर गिरने से सभी घायल हुए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और इसे लेकर नोएडा पुलिस खासतौर पर अलर्ट है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पूरे जिले में 8 मई तक धारा 163 लागू कर दी गई। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। हाल ही में इंडस्ट्रियल एरियाज में मजदूरों के प्रदर्शन और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए प्रशासन ने कदम उठाया है। आज मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बने मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोपहर 12 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। करीब 6,700 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्रोजेक्ट में 2 बड़े मीटर 182 मीटर ऊंचा केबल स्टे ब्रिज शामिल है। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि उद्योग, पर्यटन और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। मुंबई पुणे के बीच की दूरी अब कम वक्त में तय होगी। ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं में बड़ी कमी आएगी।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। रेखा गुप्ता ने यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी खरीदने को लेकर स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। सीएम के मुताबिक स्कूल अपने नोटिस बोर्ड पर अंकित करें कि अभिभावक बच्चों की किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी कहीं से भी खरीद सकते हैं। सीएम के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और स्कूल अधिग्रहण करने पर विचार किया जा सकता है। म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की जेल से रिहा करके उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। म्यांमार की सेना ने 80 साल के आंग सान सू की को 2021 में सत्ता से हटाकर हिरासत में ले लिया था। उन्हें 2022 के अंत में 33 साल की सजा सुनाई गई थी। आंग सान सू की पर कई आरोप लगाए गए थे, जिन्हें उनके समर्थक और मानवाधिकार समूह सैन्य कब्जे को जायज ठहराने और उन्हें राजनीति से दूर रखने की कोशिश बताते हैं। आंग सान सू की को आखिरी बार 2021 में एक अदालती कार्रवाई के दौरान सार्वजनिक तौर पर देखा गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि ईरान समझौता करने के लिए बेताब है, लेकिन समस्या ये है कि कोई नहीं जानता कि उनका नेता कौन है। उनका पूरा नेतृत्व और करीब पूरी सेना खत्म हो चुकी है। साथ ही ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि इस समस्या का जल्द ही हल खोज लिया जाएगा। ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या ईरानी फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप में खेलने दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें खेलने दो। वर्ल्ड कप में ईरान का पहला मैच 15 जून को न्यूजीलैंड के साथ कैलिफोर्निया में होना है। मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है, लेकिन इस बीच ईरान ने भारत को फिर से भरोसा दिलाया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में उसके जहाजों के लिए उसकी ओर से कोई रोक नहीं है। भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतहाली ने कहा कि भारतीय व्यापारिक जहाजों और तेल गैस के टैंकरों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि जो देश ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल की कार्रवाई में शामिल नहीं है, उनके जहाज सामान्य तरीके से हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क के एक क्वींस में एक मकान में हुए धमाके में पुलिस के कई अधिकारी घायल हो गए। मकान में हुआ धमाका पुलिस के बॉडी कैम में रिकॉर्ड हो गया। गुरुवार को एक मकान में एक आदमी के घुसने और गैस की महक आने की जानकारी मिलने पर पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे थे। तभी मकान में जोरदार धमाका हुआ और 8 पुलिस अधिकारी हवा में उड़ गए। ब्लास्ट के बाद पूरा मकान ढह गया और आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है। आईपीएल के 43वें मैच में आज राजस्थान का सामना दिल्ली से होगा। जयपुर में शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच आईपीएल में टक्कर बराबरी की रही है। दिल्ली और राजस्थान के बीच अब तक 30 बार भिड़ंत हुई, जिसमें दोनों ही टीमों ने 15-15 मैच जीते हैं। आईपीएल 2026 सीजन में लगातार 3 हार झेल चुकी दिल्ली कैपिटल्स को पिछले 2 मैचों में करारी हार मिली, तो वहीं पिछले 3 में से 2 मैच जीत चुकी राजस्थान की लय अच्छी चल रही है। आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 4 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। अहमदाबाद में पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने जीटी को 156 रन का टारगेट दिया था, जिसे चेस करने उतरी गुजरात की टीम ने 16वें ओवर में ही जीत दर्ज कर ली। मैच में कोई भी बल्लेबाज 50 नहीं लगा सका। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल मुकाबले के टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने 18 गेंदों पर 43 रन बनाए। वहीं बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल के इतिहास में एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। विराट कोहली आरसीबी की तरफ से एक ओवर में सर्वाधिक चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से नंबर 1 बन गए हैं। विराट कोहली ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले के दूसरे ओवर में 5 चौके लगाए। उन्होंने कगिसो रबाडा के खिलाफ ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर चौके जड़े। कोहली से पहले क्रिस गेल और शेन वॉटसन ये कारनामा कर चुके हैं।